Good morning, dear student. I'm sure all of you are staying at home and strengthen the nation and just serving your parents. Definitely, it's a great challenge before us to fight with such an enemy who is not visible. Well, in such critical circumstances, we have decided to teach all the students through online. So today I'm going to teach you lesson number 2, the address. It is written by Marga Minko. So, before starting this chapter, I want to tell you something about the background of the lesson. एड्रेस एक ऐसा चैप्टर है जो कि राइटर खुद इसकी नरेटर है, उसका अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये जब वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय की एक इंसिडेंट पर बेस्ड है। जो ये राइटर है, इसकी नरेटर, वो और उसकी मदर एक अपने घर में रहते थे। ये लोग कभी बहुत रिच हुआ करते थे, इनके पास में बहुत कॉस्टली वैल्यूएबल कटलरी थी और सिल्वर के इनके फॉक्स वगैरह थे, डिशेस वगैरह थी। लेकिन लेटर ऑन ड्यूरिंग दैट वार, उस युद्ध के दौरान कि कहीं कल के लिए कुछ प्रॉब्लम न हो, राइटर को कहीं और भेज दिया गया। घर में केवल माँ थी और एक उनकी दूर की कोई मिलने वाली थी जो अक्सर वहाँ आती थी और उनके घर का सारा सामान जो वैल्यूएबल थिंग्स थी वो ले जाती थी अपने साथ में कि मैं इसको अपने पास सेफ रखूंगी। ड्यूरिंग दैट वार मदर भी एक्सपायर हो गई। कई साल बाद जब उस राइटर को ये चीज़ें याद आई तो उसने सोचा कि माँ मुझे जो बताती थी उस लेडी के बारे में, मुझे वहाँ जाना चाहिए और अपना सामान वहाँ से लाना चाहिए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो लेडी उसको पहचानने से ही इनकार कर देती है। शी डिडंट रिकॉग्नाइज हर। वो राइटर को नहीं पहचानना चाहती। फिर भी वो दोबारा कोशिश करती है, अपनी सारी चीज़ों को घर में देखती है उनके, तो उसे बड़ा दुख होता है। लेटर ऑन वो ये डिसाइड करती है कि पास्ट की जो स्वीट मेमोरीज हैं वो वैसे तो बहुत अच्छी हैं लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए उसने डिसाइड करती है कि मुझे कभी भी इस तरफ आना ही नहीं है और मैं जो एड्रेस, उस एड्रेस को मुझे भूलना है। तो ये क्लियर वो ये कहती है कि पास्ट की जो मेमोरीज होती हैं दे आर समटाइम्स वेरी पेनफुल, वी शुड अवॉइड देम। So let's start about the summary of the lesson first. After ringing the doorbell of Mrs. Darling, who lived at number 46 Marconi Street, जो इसके मेन कैरेक्टर हैं उसमें जो प्रोटागनिस्ट है, जो नरेटर है, जो राइटर है, एक तो वो और दूसरी मिसेस डॉर्लिंग जो कि मार्कोनी स्ट्रीट के हाउस नंबर 46 में रहती थी। तो जब ये राइटर वहां पहुंची तो उसने जाकर उनके डोरबेल को रिंग किया। द द प्रोटागनिस्ट वाज गिवन अ कोल्ड रिसेप्शन। अब जब वो वहां पहुंची तो उस राइटर के लिए, प्रोटागनिस्ट के लिए, जो नरेटर है, उसका वहां वार्म वेलकम नहीं हुआ, बल्कि शी वाज शॉक्ड नोटिसिंग द कोल्ड बिहेवियर, द रूड बिहेवियर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग. Mrs. Darling took much time to recognize her. Even Mrs. Darling was not ready to recognize her. वो उसको पहचानने को तैयार ही नहीं थी कि वो कौन है। But later on, Mrs. Darling had thought everyone in the protagonist family was dead and asked if anyone else had come along with her. एक्चुअली मिसेस डॉर्लिंग ने सोचा कि ड्यूरिंग दैट वार, इस युद्ध के दौरान, उस परिवार के सारे लोग मर चुके होंगे और इसीलिए उसने उससे पूछा, उस राइटर से पूछा कि भाई क्या तुम्हारे साथ यहाँ कोई और भी आया है। मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज्ड टू लेट द प्रोटागनिस्ट इनसाइड हर होम। और सबसे बड़ा
पेनफुल जो उसका फीलिंग हुआ नरेटर का, वो क्या हुआ कि मिसेस डॉर्लिंग ने उसे अपने घर के अंदर नहीं आने दिया और बल्कि क्या कहा, टोल्ड हर टू कम बैक सम टाइम लेटर, कि प्लीज राइट नाउ आई एम वेरी बिजी, प्लीज डू कम लेटर। उससे ये बोल दिया कि मैं अभी बिजी हूँ और तुम बाद में आना। The, the protagonist recognized her mother's green cardigan which Mrs. Darling was wearing. उस समय मिसेस डॉर्लिंग ने जो कार्डिगन पहन रखा था ग्रीन कलर का, वो वही कार्डिगन था जो उसकी माँ पहना करती थी, नरेटर की माँ पहना करती थी। और कोई भी बच्ची अपनी माँ की चीजों को या माँ को कभी भी भूल ही नहीं सकती। तो उसके उस कार्डिगन को देखकर वो तुरंत समझ गई, अरे ये तो मेरी माँ का कार्डिगन है। अब उसने ये बात तभी नोटिस की कि मिसेस डॉर्लिंग घर का दरवाजा उसको क्यों नहीं खोल रहे हैं, डोरवे को क्यों नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने दरवाजे को क्या कर रखा था, गेट बंद कर रखा था, केवल थोड़ा सा उसको छोड़ रखा था, एक चिंक टाइप का, क्रिंक टाइप का, जिसे झिरी बोलते हैं, वहां से केवल झांक रही थी। अब जब उसने व्हेन शी नोटिस दैट शी इज वाचिंग एट द कार्डिगन, तो उन्होंने उसको भी अंदर की तरफ कर लिया, अपनी पूरी बॉडी उन्होंने अंदर की तरफ कर ली। She decided to go back to the train station. That's why जब उसने देखा कि इसका इतना rude behavior है, तो the writer decided to go back to the railway station and thought about her mother. अब वो जब रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी राइटर, तो उसने सोचा कि मेरी माँ ने जो इनके बारे में बताया था, हाउ शी टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग who was an acquaintance of hers. Acquaintance means relative, जान पहचान की होना, कि मेरी माँ ने बताया था कि ये उनकी जान पहचान की है, उनकी दूर की कोई रिलेटिव हो सकती है। ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान, मिसेस डॉर्लिंग वुड विजिट देयर हाउस एंड टेक देयर possessions. युद्ध के दौरान में मिसेस डॉर्लिंग उनके घर पर आया करती थी, क्योंकि घर पर तो केवल माँ थी, और उनके जो possessions थे, जो उनकी वैल्यूएबल थिंग्स थी, आर्टिकल्स थे, वो अपने साथ ले जाती थी। क्यों? She didn't want them to get lost. वो क्या कहती थी उनकी माँ से कि ये कहीं लॉस्ट ना हो जाए, कहीं खो ना जाए। इफ दे एवर लेफ्ट द प्लेस, बोले अगर युद्ध के दौरान आप लोग घर से गए और अगर घर से आप लोग चले जाओगे तो इन चीजों को कहीं कोई चुरा कर ना ले जाए, इसलिए मैं इनको सेफ्टी पर्पज से अपने साथ ले जा रही हूँ, मैं इनको अपने पास बिल्कुल सेफ रखूंगी। उनसे इस तरह की बात वो कहा करती थी। माँ बेचारी एक जेंटल लेडी थी, उन्हें उन पर भरोसा था, बोले ठीक है ले जाओ। तो बार बार वो आती थी और अपने साथ में हैवी बॉक्स लाती थी, उसमें भर भर के ले जाती थी, अटैचिंग में भर भर के ले जाती थी। मिसेस स्टॉर्लिंग हैड ए ब्रॉड बैग। द द प्रोटैगनिस्ट डिसाइडेड टू गो टू मिसेस डॉर्लिंग्स होम। प्रोटैगनिस्ट ने निश्चय किया कि वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पर वापस जरूर जाएगी, टू गेट बैक दियर बिलोंगिंग्स, जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं, जो उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, जो उनसे रिलेटेड थिंग्स हैं, वो उनको जरूर वापस लाएगी। When she rang the bell next time, वो फिर वहां गई, जब उसने जाकर घंटी बजाई तो मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर आंसर्ड द डोर। तो उस समय मिसेस डॉर्लिंग घर पर नहीं थी, बल्कि मिसेस डॉर्लिंग की जो पुत्री थी, बेटिया थी, उसने दरवाजा खोला और शी वेलकम्ड द राइटर, उसने उसका वेलकम भी किया। शी लेट हर इन, उसने उसे अंदर आने दिया, एंड आस्क्ड हर टू वेट इन द लिविंग रूम, और उसने राइटर से कहा ठीक है आप चलिए, मम्मा आती होंगी, हम लोग बैठकर लिविंग रूम में उनका वेट करते हैं। When they were crossing the passage, while going inside the living room, in the veranda और in the corridor, जब वो जा रहे थे कॉरिडोर से, तो उस समय राइटर ने ये बात नोटिस की, देयर हनुक्का कैंडल स्टैंड, उनका एक हनुक्का कैंडल स्टैंड था,
कैंडल स्टैंड था दैट दे हैड नेवर यूज्ड, जिसे उन्होंने कभी यूज ही नहीं करा था, बिकॉज इट हैड बीन अनमैनेजेबल, क्योंकि उसको मैनेज ही नहीं कर पाए थे वो, इसलिए कभी उसको यूज ही नहीं किया था उन्होंने। तो वो वहां रखा हुआ था, उसे देखकर फिर राइटर के मन में आया कि देखो ये हमारी चीज है। व्हेन शी रीच द लिविंग रूम, और जब वो लिविंग रूम में पहुंची, शी वॉज हॉरिफाइड, तो वो बहुत एकदम डरी, एकदम चौंक गई। एज शी सॉ ऑल हर मदर्स थिंग्स, क्योंकि माँ की जो भी चीजें थी, जो भी आर्टिकल्स थे, दैट वर अरेंज्ड इन ए टेस्टलेस मैनर, वो सारे एक बहुत ही बेतरतीब ढंग से वहां पर अरेंज किए गए थे, वहां रखे गए थे। द फर्नीचर वाज अगली एंड द रूम हैड ए मगी स्मेल। मगी मीन्स स्टेल, जिसे बासी कोई घर में सीलन वगैरह की स्मेल आती है। तो जो फर्नीचर था उस घर का वो बड़ा बेकार था, अगली फर्नीचर था, और रूम में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। And it made her disinterested and she wanted to leave the place. अब इस सारी चीजों की वजह से जो राइटर थी उसका मन खराब हुआ और उसने सोचा मुझे इस जगह से जाना चाहिए। अब उसका जो इंटरेस्ट था उन चीजों में सारा खत्म हो गया, क्योंकि उसने चीज देख लिया कि मैं और मेरी मम्मा इन चीजों को कितना केयर से रखते थे और इन लोगों ने उन चीजों का क्या हालत कर रखी है। मिसेज डॉर्लिंग्स डॉटर ऑफर्ड हर ए कप ऑफ टी। पिछली बार जब वो आई थी तो मिसेस डॉर्लिंग ने तो उसको अंदर भी नहीं आने दिया, ये भी नहीं कहा कि यहाँ पे तुम इतने दूर से आए हो तो यू मस्ट स्टे, यू मस्ट कम इन। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने उसके लिए कप चाय बनाई, और जब उसने ये नोटिस किया कि जो टेबल है, उस टेबल का जो टेबल क्लॉथ है, दैट हैड ए बर्न मार्क ऑन इट, उस पर वो जले हुए का एक निशान था, जो कि कभी उनके घर में कैंडल से वो जल गया था, वो टुकड़ा उसमें आज भी इसी तरह से था। यानी ये भी एक मार्क था कि ये जो टेबल पर पड़ा हुआ कपड़ा है, टेबल कवर है, वो भी उन्हीं का है। हर चीज वो उन्हीं की यूज कर रहे थे। When the girl was showing her the silver fork and spoons, और जब लड़की उनके लिए, राइटर के लिए, सिल्वर फोर्क, चांदी के फोर्क और स्पून्स को दिखा रही थी कि ये देखो हमारे यहाँ कितने कीमती चीजें हैं, दैट एक्चुअली बिलोंग्ड टू द प्रोटागोनिस्ट। वो भी सारे जो थे, जो भी फोर्क स्पून्स वगैरह थी सिल्वर की, वो सब राइटर की ही थी। She jumped up and walked out of the house. अब उसका मन थोड़ा खराब होने लगा, इसलिए वो एकदम उठी और वहां से, घर से बाहर आ गई। She decided not to visit the place again. और यहाँ राइटर ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कभी भी इस प्लेस में दोबारा नहीं आऊंगी, एज इट ब्रॉट बैक मेमोरीज ऑफ द पास्ट, क्योंकि ये जब भी मैं यहाँ आऊंगी, यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है, जो आर्टिकल्स रखे हुए हैं, वो सब मुझे अपने पास्ट की उन मेमोरीज की याद दिलाएंगे जो मेरी माँ ने कलेक्ट कर रखी थी। इसलिए उनसे बचने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँ। Hence, इसीलिए she decided to forget the address. इसीलिए उसने उस एड्रेस को भूल जाने का निश्चय किया। मीन्स उसने अपनी उन सारी चीजों को छोड़ने का निश्चय कर लिया जिनसे कभी उसकी बहुत मेमोरीज लिंक थी। So here are the main word meanings. First is chink. Chink means narrow opening. हिंदी में शब्द आता है झिरी, किवाड़ को थोड़ा सा खोलना और झांकना अंदर से, उसको बोलते हैं चिंक। Fleetingly means for a short time. Musty, stale, बासी। Enamel, जो स्टील के पॉट्स होते हैं या जो हमारे ग्लास के पॉट्स होते हैं, उनके ऊपर जो एक पेंट चढ़ा होता है उसको इनेमल कहा जाता है। जैम, साइड पोस्ट ऑफ ए विंडो। एक्वेंटेंस, स्ट्रेंजर और सोशल कॉन्टैक्ट मीन्स रिलेटिव। लगिंग, लगिंग मीन्स होता है कैरी ए हैवी ऑब्जेक्ट विद ग्रेट एफर्ट, लगिंग। Fittingly, feeling sorrow. Crick, cramp और spasm in muscles. Muscles में जो क्रैक हो जाता है एकदम, कि मेरा पैर एकदम क्रैक हो गया, बोलते हैं क्रिक। Reprovingly, critically.
Bacon signaled liberation, liberty or freeing, आज़ादी. Endured, suffered, vain, hopeless, useless. Hanukkah, the feast of lights, a Hebrew festival in December. दिसंबर के मंथ में हिब्रू जाति जो होती है वो अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है जो फीस्ट ऑफ लाइट कहलाता है. उसका ये वर्ड है हनुक्का. Cumbersome, unmanageable, middle and muggy, humid. Jingling means ringing. First question is here. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? दो क्लू हैं. वुमेन ने कहा कि अरे क्या तुम वापस आ गए. मैंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आया. इस स्टेटमेंट से क्या क्लू मिलता है स्टोरी का? अगर कुछ मिलता है तो क्या मिलता है? The quoted statement gives us a clue about the story. It means that the two families were acquaintances who knew each other. ये जो क्लू है इस बात से प्रूव तो है कि वुमेन ने जब ये बात की हैव यू कम बैक तो इट मीन्स बोथ ऑफ देम वर नोन. वो दोनों एक दूसरे को जानते थे एंड स्टेड नियर बाई और आसपास ही कहीं रहते थे. ड्यूरिंग द वार मैनी फैमिलीज लेफ्ट द लैंड टू टेक रिफ्यूज इन अनदर प्लेस while some of the families stayed back at the same place. युद्ध के दौरान कई फैमिलीज ने उस जगह को छोड़ दिया था और दूसरी जगह जाकर अपना शेल्टर लिया था सेफ्टी के पर्पज से. लेकिन कुछ फैमिलीज वहीं रह रही थी. मिसेज डॉर्लिंग thought that the family of Mrs. S died during the war. मिसेज डॉर्लिंग ने सोचा कि जो मिसेज एस की जो फैमिली है, मिसेज एस कंसीडर करा गया राइटर की फैमिली के लिए, वो युद्ध के दौरान मर गए हैं. एंड दैट इज व्हाई शी गेव सच ए कोल्ड रिएक्शन टू द गर्ल हु केम टू विजिट हर. इसीलिए उसने उस लड़की के लिए बड़ा कोल्ड रिएक्शन दिया क्योंकि उसने मान लिया था कि जो भी आर्टिकल्स हैं अब उस पर उसको केवल हमारा ही राइट बनता है. Second question, the story divided into pre-war and post-war times. जो स्टोरी है दो भागों में डिवाइड है, युद्ध से पहले और युद्ध के बाद. What hardships do you think the girl underwent during these times? इन दोनों ही टाइम्स वो लड़की किन कठिनाइयों को उसने फेस किया. The story is based on the pre-war and post-war period. The family of the girl was rich before the war and they had valuable possessions in their house. पोस्ट वार से पहले वो फैमिली जिससे वो बिलोंग करती थी वो रिच थी और उनके पास बहुत वैल्यूबल पोजीशंस थे. व्हेन द वॉर स्टार्टेड, जब युद्ध शुरू हुआ, मिसेस डॉर्लिंग एस्टेब्लिश्ड कॉन्टैक्ट विद देम. तो मिसेस डॉर्लिंग ने उन लोगों से अपने कॉन्टैक्ट कनेक्ट किए और उनके घर आना जाना शुरू किया. शी स्टार्टेड टेकिंग द पोजेशंस विद हर. जब भी वो आती थी अपने साथ में उनके कुछ वैल्यूबल पोजेशंस को ले जाती थी. She would visit as she believed if they would leave the place, such things should not be wasted. तो ये कहती थी अगर युद्ध की वजह से तुम्हें कहीं जाना पड़ गया तो ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी. The girl suffered a lot. Her mother died. और जो लड़की थी राइटर थी उसने बहुत कष्ट सहे. उसकी मदर एक्सपायर हो गई और उसे एक रेंटेड प्लेस पर रहना पड़ा था. वास्तव में she found it really difficult to go back to the place where her childhood was spent. उस जगह पर जाना जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था उसे बहुत बुरा लग रहा था. And she wanted her belongings back. और वो चाहती थी कि जो उसकी belongings हैं, जो उसके आर्टिकल्स हैं, जो वो ले गई हैं मिसेज, उसके पास से वापस लाने. When she went to meet Mrs. Darling, she noticed how the things were arranged in a tasteless manner. और जब वो उनके यहाँ मिलने गई मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ तो उसने देखा कि उनकी जितनी कीमती चीजें थी उनको कितने बेतरतीब ढंग से वहाँ रखा गया है. She could no longer connect to them and she lost her interest in them and partly she was afraid. The girl finally decided to leave the house and forget the address. But later on she decided कि अब मुझे यहाँ से जाना ही जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं आना. Why did the narrator of the story want to forget the address? वो एड्रेस क्यों भूलना चाहती थी? Mrs. Darling kept the valuable items in her house until the war was over as she didn't want them to lose during the war in case they decided to leave the place. Her mother gave her the address of Mrs. Darling, 46 Marconi Street. She remembered the address and decided to visit her anyway. She was afraid to visit the place again as it brought back many past memories.
When she saw all the possessions, they were arranged in a tasteless manner and she lost interest in them. She could not connect with the things and thought that she would not stay at the house any longer. She would destroy the good memories she had with those items. She finally decided to forget the address and not to go back to that place. इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस जगह पर आना ही नहीं है. द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलोज वार कमेंट. तो प्रेडिकमेंट मीन्स होता है पेन, पेनफुल कंडीशन, कष्ट. द वॉर ऑलवेज ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सफरिंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स. जब भी युद्ध होते हैं तो उससे लोगों को तो कष्ट होता ही है. इट ब्रिंग्स देम बोथ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ. और लोगों को इसमें दो चीजें फेस करनी पड़ती हैं, विनाश और मृत्यु. द एड्रेस इज बेस्ड ऑन द सेम थीम. जो एड्रेस स्टोरी है वो इसी थीम पर बेस्ड है. ड्यूरिंग द वॉर ऑल द बिलोंगिंग्स वर टेकन बाय मिसेस डॉर्लिंग who promised to keep them safe. The mother of the protagonist died and all the possessions were left with the acquaintance Mrs. Darling. Years later, the girl decided to visit the house whose address was given by her mother years ago. The woman showed no sympathy to her and took the time to even recognize her. She thought everyone in her family had died. The girl wanted to take back her belongings. She didn't allow the girl to enter the house. She seemed like a woman who didn't have any human emotions. So the wall leaves the world desolated and it cannot be healed. जो उसको पेन दिया गया, जो उसको इंजर्ड हुए, जो उसका मीन्स जो उसको हार्ट वाज ब्रोकन बैडली, लड़की का, कि मैं युद्ध ने उसका सब कुछ स्नैच कर लिया था. उसकी मदर एक्सपायर हो गई, जो उसकी बिलोंगिंग थी, पजेशंस थे, वो सारे उसके हौस पौस हो गए थे. एंड मिसेस डॉर्लिंग ने भी उसको कोऑपरेट बिल्कुल नहीं किया. तो कभी कभी युद्ध वास्तव में ऐसे कुछ अपने बाउंड दे जाता है, इंजरी देता है, कि वो कभी भी हील अप नहीं हो पाती. बस. तो इसीलिए वार इज नेवर ए सॉल्यूशन फॉर पीस. समटाइम्स इट हैपन्स. कभी कभी वार जो होता है, युद्ध है, वो शांति का भी एक कारण बनता है. अगर हम देखते हैं रामायण में देखें तो वहाँ जो युद्ध था दैट वाज ओनली फॉर टू मेंटेन टू कीप अप द पीस इन द वर्ल्ड. महाभारत की बात करें, इट वाज द सेम देयर. लेकिन अगर हम मॉडर्न एज की बात करते हैं तो वहाँ पर वार का मीन्स पीस है ही नहीं. यहाँ वर्तमान में वार का मीन्स ही केवल एक ही है, डिस्ट्रक्शन और डेथ, नथिंग एल्स. इसलिए दैट इज वेरी पेनफुल. सो डियर स्टूडेंट, all the selected answers are mentioned based on your book. Secondly, these are the selected word meanings and a complete summaries for you. But it's my suggestion that you must read the text. Many students has called that they have not purchased or bought, they could not buy the books from the market due to lockdown. So it's my suggestion. That's why I am just suggesting you that you must keep the summary of the lesson in your mind. You have to note down only two things: word meanings and question answers. Okay. Later on, when you will arrange the books, I will, in revision, I will try to read the text. Okay. So have a nice day ahead. Enjoy the day.